हेलो स्टूडेंट। आज का टॉपिक है क्लास 12 के लिए कैटालिस्ट उत्प्रेरक और उत्प्रेरकों के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैटालिस्ट। तो आज हम लोग इस टॉपिक का बहुत ही बारीकी से अध्ययन करेंगे। और देखिए, कैटालिस्ट आप लोग जैसे पता है कि उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर को मतलब बढ़ा देते हैं या तो घटा देते हैं, परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। मतलब वो स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। अब इसको हम ओस्टवाल्ड के अनुसार परिभाषा हम आपको बता रहे हैं, है ना। वैज्ञानिक ओस्टवाल्ड के अनुसार तो उत्प्रेरक क्या है, ध्यान से समझिए और इसको लिखिए और याद करिए। ठीक है। वह बाह्य पदार्थ का मतलब उस रासायनिक अभिक्रिया में अगर इसको न मिलाया जाए तब भी वो होगी, परंतु इनके मिलाने से अभिक्रिया का दर क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो वह बाह्य पदार्थ, ठीक है, बाह्य पदार्थ, ठीक है, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में सूक्ष्म मात्रा, मतलब उसकी बहुत ही थोड़ी सी मात्रा, सूक्ष्म मात्रा मिलाने पर, ठीक है, अभिक्रिया का वेग, ठीक है, अभिक्रिया का वेग परिवर्तित, वेग की जगह हम दर भी ले सकते हैं, ठीक है, परिवर्तित हो जाता है, परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहता है। उससे उत्प्रेरक कैटालिस्ट कहते हैं। ठीक। जैसे आपका Fe, ठीक है, जैसे निकिल, जैसे प्लेटिनम, ये सब उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। अधिकांश मोस्टली डी ब्लॉक एलिमेंट जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में प्रवेश करता है, डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। ठीक है। अब उत्प्रेरक जैसे एग्जांपल समझिए, जैसे कि मान लीजिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है, इसकी परस्पर अभिक्रिया कराई जाती है तो अमोनिया गैस का निर्माण होता है। इसमें हम लोग Fe उत्प्रेरक का यूज करते हैं, Fe उत्प्रेरक का। तो ये अमोनिया की बनने की दर को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो ये जो Fe है किसका काम कर रहा है, लोहा उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। ठीक है। तो ये जो परिभाषा है वो किसके अकॉर्डिंग है, ओस्टवाल्ड के अनुसार, यानी वह बाह्य पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में सूक्ष्म मात्रा मिलाने पर ही अभिक्रिया का वेग क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है, परंतु स्वयं वह क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। किसके दृष्टि से, संरचना के दृष्टि से, भार की दृष्टि से। जितना मिलाया जाता है उतना ही बना रहता है। ठीक है। तो और इसी के हम लोग अब उत्प्रेरक के हम लोग क्या पढ़ेंगे, लक्षण पढ़ेंगे विद एग्जाम्पल। ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैटालिस्ट। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैटालिस्ट, कुल मिला के उत्प्रेरकों की विशेषताएं या लक्षण, विशेषताएं या
लक्षण। ओके, तो इसका फर्स्ट नंबर लक्षण है, नंबर फर्स्ट, ठीक है, विद एग्जांपल समझिएगा। मेन है कि कैटालिस्ट जितने भी होते हैं, कैटालिस्ट है ना, इज जी इज है ना रीजनरेटेड, रीजनरेटेड, ठीक है। इसका मतलब क्या है, कैटालिस्ट जो होते हैं वो किसी रासायनिक अपक्रिया में पुनः प्राप्त हो जाते हैं, मतलब पुनः प्राप्त हो जाते हैं। जैसे क्या, देखिए आप लोग जानते हैं कि रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट अपकारक, रिएक्टेंट और प्लस क्या होगा, कैटालिस्ट, ठीक है, कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट मिलकर ये बनाएगा, क्या बनाएगा, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा यहाँ पर, जटिल माध्यमिक उत्पाद भी बोलते हैं इसको कुछ लोग, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और यही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कंपाउंड, ठीक है, चेंज हो जाता है प्रोडक्ट में, ये लास्ट में प्रोडक्ट दे देगा यही, ठीक है, उत्पाद दे देगा, और प्लस कैटालिस्ट क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। अब इसको समझने के लिए अब एग्जाम्पल समझाते हैं, कायदे समझिए। नंबर एक लक्षण ये है कि किसी भी रासायनिक अपक्रिया में जो उत्प्रेरक होते हैं वो पुनः हमको जैसे डालते हैं वैसे ही प्राप्त हो जाते हैं, पुनः हमें दोबारा प्राप्त हो जाते हैं। देखिए इसको एग्जाम्पल को समझिए, जैसे कि है, आप लोग संपर्क विद में संपर्क विद में सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण करेंगे, तो यहाँ पर होता क्या है, SO2 प्लस क्या O2, इसको चेंज कर देंगे, मतलब चेंज इनटू, यहाँ पर होगा NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दिखाया जा रहा है, और यहाँ पर चेंज हो जाएगा ये क्या, SO3 में। अब यहाँ पर ये जो उत्प्रेरक है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है, वो कैसे इसको करेगी और ये कैसे अलग हो जाएगा, इसको हम आपको समझाते हैं। फर्स्ट स्टेप, ये स्टेप है फर्स्ट। तो फर्स्ट स्टेप में देखिए क्या होगा कि जो SO2 है, यहाँ पर देखिए 2SO2 और प्लस यहाँ पर क्या होगा NO2, इसके हम दो ले लें, चाहे दो ले लीजिए, चलिए अच्छा। तो चेंज इनटू यहाँ पर बन जाएगा, इससे एक ऑक्सीजन निकलेगी और इसमें जुड़ेगा, तो यहाँ पर बन जाएगा 2SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड, प्लस यहाँ पर बन गया 2NO, ये पहले स्टेप में। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड किससे क्रिया कर रही है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से क्रिया कर रही है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से क्रिया कर रही है, और क्या बना रही है, सल्फर ट्राईऑक्साइड, और ये किस में परिवर्तित हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रिक ऑक्साइड में। तो ये पहला स्टेप हो गया, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में जो होगा तो क्या होगा, यहाँ पर 2NO, ठीक है, 2NO, इसके दो कॉमन ले लीजिए तो एक ही बात है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो 2NO और प्लस यहाँ पर होगा क्या, O2, यहाँ पर देखिए O2 है ना, तो O2, तो चेंज इनटू यहाँ पर ये 2NO प्लस O2 चेंज इनटू यहाँ पर हो जाएगा 2NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गई। तो अब अगर इसको एक स्टेप में लिखना चाहे, दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़ने पर देखिए कॉमन चीज़ क्या है, यहाँ पर 2NO, यहाँ पर भी 2NO, तो ये कैंसिल हो गया इससे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्योंकि बराबर किस तरफ है तो कैंसिल हो गया। तो अब क्या चेंज क्या बच रहा है, देखिए 2SO2 प्लस क्या O2 चेंज इनटू यहाँ पर क्या है 2SO3। तो जैसे हम लोगों ने मिलाया था वैसे ही हम लोगों को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त हो रहा है, इस रिएक्शन में दिख रहा है। तो इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे NO2, ठीक है, इस प्रकार। तो ये बिल्कुल करेक्ट एग्जाम्पल है पहले लक्षण का, कि कैटालिस्ट जैसे मिलाए जाते हैं वैसे ही हमको प्राप्त हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कैटालिस्ट इज रीजनरेटेड, मतलब उनको पुनः प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नंबर एक लक्षण हो गया। ऐसे और भी एग्जाम्पल हैं, उनको और एग्जाम्पल में समझेंगे। अब दूसरा लक्षण जो है, दूसरा लक्षण है, ये कैरेक्टरिस्टिक पहला हो गया क्या, कि किसी भी रासायनिक अपक्रिया में उत्प्रेरकों को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, यानी कैटालिस्ट इज रीजनरेटेड। अब दूसरा लक्षण जो होगा, दूसरा लक्षण समझिए क्या बताया जा रहा है, कि इसकी जो
स्मॉल क्वांटिटी है, इसकी सूक्ष्म मात्रा भी रासायनिक अपक्रिया को उत्प्रेरित कर देती है। मतलब देखिए लिख के आपको समझा देंगे कि उत्प्रेरक की, ठीक है, उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा, ऐसा नहीं कि बहुत मात्रा मिलानी पड़ती हो, सूक्ष्म मात्रा ही, ठीक है, सूक्ष्म मात्रा ही अपक्रिया को, अपक्रिया को क्या कर देती है, उत्प्रेरित कर देती है। यानी उत्प्रेरित के मतलब अपक्रिया की दर को परिवर्तित कर देती है, उत्प्रेरित कर देती है, ठीक है, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में, है ना। आप लोग बोल सकते हैं कि एन, है ना, एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली, है ना, एक्सट्रीमली स्मॉल अमाउंट, स्मॉल अमाउंट, ठीक है, ऑफ कैटालिस्ट, ऑफ कैटालिस्ट, ठीक है, ऑफ कैटालिस्ट कंसीडरेबल, कंसीडर, कंसीडरेबल, कंसीडरेबल इंक्रीज, इंक्रीज, है ना, इन द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, मतलब किसी भी रासायनिक अपक्रिया में उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा ही अपक्रिया को क्या कर देती है, उत्प्रेरित कर देती है, अपक्रिया को उत्प्रेरित कर देती है, ठीक है, उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा ही अपक्रिया को उत्प्रेरित कर देती है, उसको इसमें इंग्लिश में लिख दिया गया, ठीक है। जैसे कि हम आपको सिंपल सी बात बताएं कि जैसे एग्जाम्पल से देखिए, जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 का अगर हमें जल अपघटन कराना है, ये तो वैसे स्वतः ही होता रहता है, H2O इसका 2 ले देंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, प्लस क्या होगा O2। तो यहाँ पर हम अगर प्लेटिनम लेंगे तो प्लेटिनम ही इसकी सूक्ष्म मात्रा इतनी, कितनी सूक्ष्म मात्रा, प्लेटिनम की सूक्ष्म मात्रा 10⁻⁸ मोल, मोल पर लीटर। अगर हम लोग 1 लीटर लेंगे तो 1 लीटर के लिए हमें इतने मोल लेने पड़ेंगे बस प्लेटिनम के, 10⁻⁸। तो बताइए कितनी सूक्ष्म मात्रा ही हम लोग इसको उत्प्रेरित करा सकते हैं। तो उत्प्रेरकों की बहुत ही सूक्ष्म मात्रा ही, है ना, अपक्रिया को क्या कर देती है, उत्प्रेरित कर देती है, ठीक है। और भी लक्षण, अगले नंबर लक्षण समझिए, है ना, तीसरा नंबर लक्षण, तो जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का था कि सूक्ष्म मात्रा, अब इसकी एक्टिवेशन एनर्जी पर भी डिपेंड करती है, ठीक है। तो उत्प्रेरक के भार एवं संगठन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है ना। तीसरा नंबर है, ध्यान समझिए, तीसरा नंबर उत्प्रेरक की, उत्प्रेरक के भार, ये ओस्टवाल के अनुसार ही है, ठीक है। उत्प्रेरक के भार, फिर बाद में इसको एक्सपेरिमेंट के द्वारा भी सिद्ध किया गया कि उत्प्रेरक के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जितनी मात्रा मिलाई जाती है उतनी ही मात्रा में हमें अपक्रिया के पश्चात प्राप्त हो जाता है। तो उत्प्रेरक के भार एवं संगठन, एवं संगठन, ठीक है, संगठन में अपक्रिया के पश्चात, अपक्रिया, अपक्रिया के पश्चात, ठीक है, अपक्रिया के पश्चात अपरिवर्तित रहता है, या कोई परिवर्तन पश्चात कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। ये तीसरा नंबर हो गया उत्प्रेरक का लक्षण, ठीक है। और चौथा नंबर है उत्प्रेरक के लिए इम्पोर्टेंट है कि उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक अपक्रिया को, ओस्टवाल्ड के अनुसार ही हम बता रहे हैं कि उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक अपक्रिया को प्रारंभ नहीं करता है और ना ही बंद करता है, मतलब ना समाप्त करता है ना ही प्रारंभ करता है। तो लिख देते हैं उत्प्रेरक, उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक अपक्रिया को
किसी भी रासायनिक अपक्रिया को उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक अपक्रिया को क्या नहीं करते हैं, ना प्रारंभ करते हैं, प्रारंभ नहीं करता है, नहीं करता है, ना ही समाप्त करता है, समाप्त करता है। अब क्रिया जब प्रारंभ हो चुकी है तब उत्प्रेरक का कार्य होता है, और ना यह क्रिया समाप्त करता है। उत्प्रेरक किसी रासायनिक अपक्रिया की दर को बढ़ा देगा और या तो घटा देगा, परंतु वो ना प्रारंभ करेगा और ना ही समाप्त करेगा। ठीक है। उत्प्रेरक का कार्य जो होता है एक विशिष्ट होता है, स्पेसिफिक होता है ना, और वो अलग अलग अपक्रियाओं में मतलब अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग उत्प्रेरक अलग अलग कार्य करता है। मतलब इसका आप समझिए, अगला जो 5वां नंबर है ध्यान से समझिएगा। उत्प्रेरक का कार्य विशिष्ट होता है, मेन लक्षण ये लिख सकते हैं, उत्प्रेरक का कार्य विशिष्ट होता है, विशिष्ट होता है। अब सोचिए कैसे विशिष्ट होता है उत्प्रेरक का कार्य। जैसे देखिए एग्जाम्पल हम आपको दें, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, CO गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, और प्लस हाइड्रोजन गैस। देखिए गैस वही है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर अगर निकिल उत्प्रेरक होगा और 300 लगभग टेम्परेचर होगा तो यहाँ पर मेथेन प्राप्त होगी, मेथेन और प्लस जल प्राप्त होगा। अब इसको बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पर 3 जरूरत पड़ेगी। ठीक है, देखो 3 6 हो गए तो 4 और 2 6 हाइड्रोजन के। ठीक है, ऑक्सीजन का 1 है तो ये ऑक्सीजन का 1, और कार्बन का 1 तो कार्बन का 1। तो ये हो गया कितने टेम्परेचर पर, निकिल उत्प्रेरक है, टेम्परेचर 300 है। अब यही गैस हो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस हो और यहाँ पर उत्प्रेरक कापर ले लिया जाएगा और टेम्परेचर 300 ही ले लिया जाए, तो यहाँ पर हमें फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होगा, फॉर्मेल्डिहाइड। देख लीजिए अब इतना अंतर है। यहाँ पर कापर उत्प्रेरक, तो कापर का उत्प्रेरक का विशिष्ट कार्य अलग है, निकिल का कार्य अलग है। तो हर उत्प्रेरक का कार्य विशिष्ट होता है। जैसे अब कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस 2H2, तो चेंज इन टू यहाँ पर अगर हम जिंक ऑक्साइड ले लें और साथ में क्रोमिक ऑक्साइड Cr2O3, तो इसका मिश्रण लेंगे तो मेथिल एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, मेथिल एल्कोहल। तो यहाँ पर देखिए एल्डिहाइड है, ये मेथिल एल्कोहल, एल्कोहलिक क्रियात्मक समूह है, यहाँ पर एल्केन है। तो ये देखिए अलग अलग उत्प्रेरक अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग कार्य दिखा रहे हैं। तो उत्प्रेरकों का जो कार्य होता है वो क्या होता है, विशिष्ट होता है। ठीक है। अगला नंबर है, जो अगला 6वां नंबर जो है, उत्प्रेरकों का अनेक अनुकूलतम ताप होता है। उस अनुकूलतम ताप पर, जैसे कि इसमें बताया गया 300, तो इस 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर इसका अनुकूलतम मतलब अच्छा से अच्छा कार्य होगा। ठीक है। तो मतलब इसका क्या बताएंगे, प्रत्येक उत्प्रेरक की क्रियाशीलता है ना, क्रियाशीलता एक निश्चित ताप पर अधिकतम होती है और उसी ताप को हम लोग अनुकूलतम ताप कहते हैं। जैसे Fe के लिए 450 डिग्री सेल्सियस अनुकूलतम ताप है। जैसे क्यूपरस क्लोराइड के लिए भी 450 डिग्री सेल्सियस अनुकूलतम ताप है। ठीक है। निकिल के लिए है ना, निकिल के लिए 250 डिग्री सेल्सियस अनुकूलतम ताप होता है। तो इस ताप पर इनका ये मतलब अधिकतम कार्य करेंगे, ये एक विशिष्ट कार्य होता है। ठीक है। तो ये हो गया। अब एक लास्ट जो है वो है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या मतलब है, 7वां नंबर जो है, जैसे कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का जो हम लोग जल अपघटन कराते हैं, मतलब अपघटन कराते हैं, जल अपघटन नहीं, अपघटन अपने आप स्वतः जो होता है H2O और प्लस नवजात ऑक्सीजन नासेंट ऑक्सीजन में होगा। ठीक है। तो इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी उस अपकारक अणु के लिए सक्रिय होने के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान होता है। तो इसको H2O2 को सक्रिय होने के लिए 76
किलो जूल एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो एक सिंपल सी बात बता दें, अगर इसमें कोई उत्प्रेरक मिला दिया जाए तो ये जो एनर्जी है वो कम लगेगी। जैसे एक सपोज डेट आपको हम बता दें, आपका ये मान लीजिए ये आपका घर है, ये आपका एक घर है, ठीक है, ये आपका घर है और ये आपका कॉलेज है, ठीक है, ये कॉलेज है, ये आपका कॉलेज है, ठीक। तो इस कॉलेज में जाने के लिए आप इस कॉलेज के जाने के लिए रास्ता मान लीजिए यहाँ से ऐसे रास्ता, ऐसे 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 ये रास्ता है और यहाँ जाने में आप लोगों को 76 किलो जूल एनर्जी लगती है। तो जब आपकी रास्ता बड़ी ऊबड़ खाबड़ है और इसके बाद आपके गांव का प्रधान जाग जाए और ये रास्ता सीधे स्कूल से आपके लिए यहाँ ऐसे रास्ता बना दे, तो यहाँ पर जाने ये आपको स्वाभाविक है कम एनर्जी लगेगी, कम एनर्जी लगेगी ना। तो जो ऐसे हम लोग ग्राफिकल मेथड में अगर इसको पाएंगे तो विथ टाइम, तो यहाँ पर होता है एक्टिवेशन एनर्जी, ये ग्राफ ऊपर, यहाँ पर होता है टाइम टी। तो मान लीजिए कुछ उत्प्रेरक जो होता है उसका कुछ उसकी सक्रियण ऊर्जा होती है अपकारकों के लिए, सॉरी उत्प्रेरकों की नहीं, अपकारकों के लिए। और जैसे कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के लिए मान लीजिए पहले हमें लग रही थी कितनी 76, ये प्रोडक्ट बनाने के लिए ये जो ग्राफ है यहाँ पर कितना है 76 किलो जूल का। तो यहाँ पर ऐसे ग्राफ प्राप्त हुआ 76 किलो जूल का। और जब हम लोग उत्प्रेरक मिला देंगे तो उत्प्रेरक मिलाने पर वो कम एनर्जी पर ही प्रोडक्ट दे देता है। तो ये प्रोडक्ट ये मान लीजिए कितना है, जैसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के लिए ले लें तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में जब हम प्लेटिनम उत्प्रेरक मिला देते हैं तो यहाँ पर लगभग 56 किलो जूल एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, 56 किलो जूल। तो यहाँ पर जो होगा 56 केजी होगा। तो अब यहाँ पर जब 56 केजी है तो कम एनर्जी में ही ये हो गया, जल्दी से बन गया। तो यानी कम ताप पर, कम एनर्जी पर ही ये हमें प्रोडक्ट प्राप्त हो गया। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी, तो उत्प्रेरक जो होते हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। और एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, अपकारकों को क्रिया करने के लिए आवश्यक एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। सक्रियण ऊर्जा पर एक वीडियो बनाएंगे और हम उसको भेजेंगे आप लोगों को। तो ये जो हैं ये उत्प्रेरकों के लक्षण हैं। फिर अगले वीडियो में हम लोग एंजाइम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एंजाइम। और बच्चों आप लोग समझिए, आप लोग YouTube पर उसको सब्सक्राइब कर लीजिए सभी लोग, तो आपको वीडियो आते रहेंगे और सभी लोगों को सब्सक्राइब कर लेना है। और हम आपको उसमें अगली मेटलर्जी भी पढ़ाएंगे, धातुकर्म, पूरी केमिस्ट्री के वीडियो उसमें हम डाल देंगे। तो आप लोगों को पूरे केमिस्ट्री की वीडियो डाल देंगे, तो आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा तुरंत, वैसे आप जान नहीं पाएंगे। ठीक, ओके।